हेलो एवरीवन। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि धरातल पर जो विभिन्न सक्रिय कारक हैं, गतिशील कारक हैं, वो अपनी गतिशीलता के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इनके अंतर्गत हमने बहते हुए जल द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ, हिमालय निर्मित स्थलाकृतियाँ व पवन निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इसी क्रम में भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। भूमिगत जल एक क्षेत्र विशेष में अपनी क्रियाओं के प्रभाव से एक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिन्हें कास्ट स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। भूमिगत जल की घुलन क्रिया सर्वविदित है। रासायनिक अपरदन की यह क्रिया घुलनशील सेलों के क्षेत्रों में अधिक प्रभावकारी होती है, अर्थात भूमिगत जल का प्रभाव ऐसी सेल चट्टानी क्षेत्रों में होता है जिनमें घुलनशीलता होती है और चट्टानें आसानी से घुल करके, उनके लवण आसानी से घुल करके अलग हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा स्थल रूपों का निर्माण होता है। चूना पत्थर, डोलामाइट, सेल लवण, जिप्सम, खड़िया आदि ऐसी विभिन्न घुलनशील सेलें हैं और इन सेलों में चूना पत्थर सबसे अधिक घुलनशील है। अतः चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्रिया व्यापक रूप से देखी जा सकती है। चूना पत्थर के क्षेत्र में भूमिगत जल की क्रिया तभी प्रभावकारी हो सकती है जबकि उस क्षेत्र की जलवायु आर्द्र हो, अर्थात नमी युक्त जलवायु हो, जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो। तब ऐसी स्थिति में अर्धशुष्क या शुष्क क्षेत्रों में चूना पत्थर घुलनशील सेल होते हुए भी कठोर तथा प्रतिरोधी सेल के रूप में होता है, अर्थात चूना पत्थर के क्षेत्रों में जहाँ पर आर्द्रता युक्त जलवायु होती है या पानी का प्रभावशीलता होती है, वहाँ पर ही इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये एक कठोर प्रतिरोधी चट्टान के रूप में ही अवस्थित रहता है। अतः सिर्फ आर्द्र जलवायु और चूना पत्थर या घुलनशील चट्टानी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों जिस क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होती हैं उन्हें कास्ट स्थलाकृतियाँ या कास्ट टोपोग्राफी के रूप में जाना जाता है। और रूसी विद्वान आर्मलेव ने थर्मोकास्ट शब्दावली का प्रयोग किया तथा कंचुरियन ने थर्मोकास्ट स्थल रूपों का वर्णन किया। परंतु थर्मोकास्ट और कास्ट में विभेद करना आवश्यक है। थर्मोकास्ट स्थलाकृतियाँ आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों में विकसित स्थलाकृतियाँ होती है, जिसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट हिममंडल के हिम के पिघलने की सतह के धसकने से होता है। ये एक विशिष्ट प्रकार के स्थल रूप है जो अलग प्रकार के क्षेत्रों में बनते हैं। परंतु यहाँ पर हम जिन स्थलाकृतियों की चर्चा कर रहे हैं वो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं जो सामान्यतः आर्द्र उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। और कास्ट शब्द की उत्पत्ति सर्वोकास्ट भाषा के क्रास शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य चूने के प्रदेश से है। एड्रियाटिक सागर के तट पर सागर तल से 200 मीटर ऊपर लगभग 480 किलोमीटर लंबा, 80 किलोमीटर चौड़ा चूने का प्रदेश क्षेत्र है। यहाँ जल की घुलन क्रिया से अनेक प्रकार की विशिष्ट अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक आकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिन्हें कास्ट स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। कास्ट शब्द एक भाषा विशेष से उत्पन्न हुआ है और क्षेत्र विशेष की स्थलाकृतियों के लिए इसको प्रयोग में लाया गया। इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ एड्रियाटिक सागर के तट पर यूगोस्लाविया, जो वर्तमान में क्रोएशिया के रूप में है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास एक लंबे चौड़े क्षेत्र में देखने को मिलता है। संसार के अन्य भागों में भी यूगोस्लाविया के कास्ट समान स्थलाकृतियाँ विकसित हुई हैं। दक्षिणी फ्रांस में क्रास, कॉकेसस, ग्रीस, स्पेनिश एंडोसुलिया, उत्तरी पोर्टोरिका, जमैका, पश्चिमी क्यूबा, संयुक्त राज्य इंडियाना, पश्चिमी केंटकी, वर्जीनिया, टेनेसी, मध्यवर्ती फ्लोरिडा राज्यों में कास्ट स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये सभी विश्व के प्रधान कास्ट क्षेत्र कहे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्लसबाद, इंग्लैंड के चाक प्रदेश, फ्रांस के चाक क्षेत्र, जूडा पर्वत, आल्प्स, एपेनाइन्स के कुछ भागों में कास्ट से मिलती जुलती आकृतियाँ विकसित हुई हैं, जिन्हें गोल्ड कास्ट प्रदेश कहा जाता है। यदि हम
कास्ट प्रदेश के विकास की दशाओं की बात करें तो कास्ट प्रदेश के विकास की दशाओं के लिए एक विशेष प्रकार का दशाएं आवश्यक है जहाँ पर कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कास्ट स्थलाकृतियों के अध्ययन तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगे थे। सॉकिन्स ने 1869 में, स्विजिक ने 1893 में, पेंक ने 1894 में कास्ट प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किए, किंतु इस ओर विशेष ध्यान कास्ट प्रक्रिया पर जलवायु के नियंत्रण के अध्ययन के दौरान 1920 से 30 के दशक में दिया गया। भू आकृतिविदों ने कास्ट स्थलाकृतियों के विकास के लिए कुछ दशाएं सहायक बताई है। इनमें मुख्य तौर पर हैं सतह पर या सतह के निकट ही घुलनशील सेल स्थित होनी चाहिए, अर्थात ज़्यादा अधिक गहराई पर होने पर उसमें इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिक गहराई पर घुलन क्रिया अधिक प्रभावशाली नहीं होती है। चूना पत्थर के अलावा डोलामाइट पर भी कास्ट का उत्तम विकास होता है। घुलनशील सेल की परतें यूगोस्लाविया के कास्ट की तरह वलित, फोल्डेड या फ्रांस की कौसे की भांति प्रंसित हो सकती है। चूना पत्थर की भांति सेलों में संधियां सुविकसित होनी चाहिए, जिनके द्वारा जल धीरे धीरे भूमिगत हो सके। चाक की तरह अत्यधिक छिद्रयुक्त सेल में समूचा जल भूमिगत हो जाता है। भूमिगत जल की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसलिए कास्ट क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा या धरातलीय प्रवाह होना चाहिए। कास्ट स्थलाकृतियों के विकास के लिए विद्वानों ने इन दशाओं का विवरण दिया है और इनमें महत्वपूर्ण दशाएं हैं कि जो घुलनशील चट्टानें हैं वो सतह से अधिक गहराई पर न होकर के ऊपरी सतह पर ही हों और पर्याप्त मात्रा में जल का बहाव हो, वर्षा हो या धरातलीय जल का प्रवाह हो, जिससे कि जल अंदर रिसकर जा सके। इन क्षेत्रों में इस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से विश्व के कास्ट स्थलाकृतिक प्रदेशों को प्रदर्शित किया गया है और यदि हम इनमें से देखें तो हम पाते हैं कि इसका जो बड़ा क्षेत्र है वो यहाँ पर इस जोन में है, जो भूमध्य सागर के सहारे एड्रियाटिक तट के साथ साथ हैं। इसी के साथ छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में